A very warm welcome to viewers of KCGC TV. I am Jyotsna Sharma, Assistant Professor, Khalsa College of Education, GT Road, Amritsar. I am here to sensitize you about a fastest growing environmental problem. As we know that our world is going through so many environmental problems like air pollution, water pollution, global warming, solid waste, e-waste, etc. So in this particular system, e-waste is now very concerned topic because it is growing very fast, right? So in that very case, first of all, before discussing about e-waste, we should know what waste is. So waste वो सब substances को बोलेंगे जिसको हम use करते हैं, right? वन टाइम यूज किया, उसके बाद हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं उन सब्सटेंसेस को. इसमें कुछ भी आ सकता है, आपका रेफ्रिजरेटर्स आ सकते हैं, आपका कोई भी सब्सटेंस, जैसे आप कोई क्लोथ यूज करते हो, वो सारे के सारे सब्सटेंसेस क्या है? वेस्ट. सो इन दिस लाइट, if we talk about waste can be classified into two types, that is biodegradable waste and non-biodegradable waste. So biodegradable waste are those which can be degraded or decomposed from the activity of microbes. So what are those waste? इसकी examples क्या होंगी? So इसकी examples है जैसे कि food हो गया, right? Human excreta हो गया, paper, wood, all these are examples of biodegradable waste. Whereas non-biodegradable waste are those waste which cannot be biodegraded by any kind of microbe and they live in the environment for a very long period of time. So what are the examples of these type of compounds? Non-biodegradable waste are your e-waste, जिसमें हम लोग electronic waste को consider कर सकते हैं, glasses, plastic. So these are some of the examples of non-biodegradable substances. So my today topics is related to that is e-waste. That is an emerging threat to the environment. So in this very case, now what is the meaning of e-waste? The word e comprises that is electronic or electrical, right? So e-waste basically उन सभी materials के waste को बोलेंगे जिनमें plugs हैं और या फिर वो batteries पे काम करते हैं. So e-waste basically है क्या कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ यूज के बाद, और एक पर्टिकुलर यूज के बाद या फिर एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आ जाती है. एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे कि आजकल यंगस्टर्स जो हैं नए से नए फ़ोन आते जा रहे हैं, आईफोन आ गया, आईफोन 12 आ गया. सो वो क्या करते हैं, अपना पुराना फ़ोन डिस्कार्ड कर देते हैं एंड दे बाय न्यू फ़ोन. सो वो पुराना फ़ोन कहाँ गया? ठीक है, सो वो पुराना फ़ोन गया एनवायरनमेंट में. अभी वो चाहे वो रीसेल करें या जो मर्जी है, एक टाइम पे आके वो फ़ोन कहाँ जाएंगे? वो एज अ वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा. सो ई वेस्ट में सिर्फ फ़ोन नहीं, इसमें कंप्यूटर्स आ जाएंगे, इसमें आपके घर पे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो आ जाएंगे, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, वैक्यूम क्लीनर, ड्रायर्स, एनी काइंड ऑफ फैंस. सो जितने भी अप्लायंसेस जिसमें प्लग होता है एज वेल एज विच आर वर्किंग ऑन सम काइंड ऑफ बैटरीज, दे आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. As far as the classification of e-waste is concerned, e-waste is classified into two basic categories. First category is consumers, electric and electronic waste. So इसमें examples क्या आएंगी? अब electric consumers, electric and electronic waste means जो हम रोज अपने घरों में यूज करते हैं या रोज के रोज consumers जो हैं जिनका यूज करते हैं, right? वो waste को हम क्या बोलेंगे? consumers, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. अब इसकी एग्जांपल क्या है? मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ी सी एग्जांपल दी. रेफ्रिजरेटर घर पे होता है, वॉशिंग मशीन आ गई, जो आपके ग्राइंडर्स, मिक्सचर्स आ जाते हैं. सो उन अप्लायंसेस को जो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज होते हैं उसके लिए हमने ये कैटेगरी डिसाइड की. एंड दूसरी जो कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन, सो CPCB के अकॉर्डिंगली, सो वो जो कैटेगरी है वो है सेकेंड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स, जिसमें आपके मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, प्रोजेक्टर्स, टेलीफोन्स, फैक्स मशीन्स, ये सारी आ जाएंगी जिससे हम जिन अप्लायंसेस से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ और फर्दर कैटेगरीज हैं, जैसे कि मेडिकल वेस्ट हो गया. मेडिकल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कौन सा है? जैसे कि एक्सरे मशीन्स हैं, एक पर्टिकुलर यूज़ के बाद जब वो डिफॉल्टेड जो ख़राब हो जाती हैं तो वो हमारे क्या आ जाती हैं? एनवायरनमेंट में आ जाती है. As far as statistics is concerned, 53.6 million tons of e-waste is produced every year all over the world.
This is a big and huge amount, right? So in this very case, only 17.4% of e-waste is recycled and reused. Rest all has been disposed of on the landfills. Do you know what landfills are? So simply क्या करते हैं कि e-waste जो आया वो एक पर्टिकुलर जगह पे डिस्पोज ऑफ कर दिया. अब इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं ये कोई भी नहीं सोचता, राइट? दूसरी बात जो है, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में लास्ट ईयर इन 2020 3 million tons of e-waste have been produced. It's also a big amount, and only 30% of this waste has been recycled and reused in India. And out of this waste, 68% जो वेस्ट है ये है कंप्यूटर्स, 12% हैज़ बिन गिवन टू योर मोबाइल फोन्स. उसके अलावा जो इससे छोटे छोटे जो इसके जो है 12% जो है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को दे दिया, 7% जो है मेडिकल वेस्ट है. सो ये डिफरेंट कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है. इसके बाद बात आती है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दीज ई वेस्ट. सो कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं, सो ई वेस्ट में हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसमें 36% है फेरस कंपाउंड्स. फेरस कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स हैं जिसमें आयरन एंड स्टील प्रेजेंट होगी, राइट? एज वी नो दैट हमारे घर पे जितने रेफ्रिजरेटर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, वहाँ पे आयरन एंड जो ये चीज़ें यूज होती हैं, आयरन एंड स्टील हैज़ बीन यूज्ड. दूसरा आता है नॉन फेरस मेटल्स. सो नॉन फेरस मेटल्स में आपका क्या आ जाएगा? आर्सेनिक, बेरिलियम, बेरियम, इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, लेड, mercury, aluminium. So many categories of these non-ferrous compounds are there which are being used in the preparation of these e-waste, right? So उसके बाद आ जाती है प्लास्टिक जो 23% यूज हो रही हैं, and this particular part is increasing. इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल ये है कि जैसे कंप्यूटर्स होते थे आज से 10 या 20 साल पहले चले जाओ, कंप्यूटर्स वर बल्कि हैवी होते थे. लैपटॉप्स की बात करो 10 साल पहले, वो भी काफ़ी हैवी होते थे. सो उनको लाइट वेट करने के लिए दे हैव इंक्लूडेड इंस्टेड ऑफ दिस फेरस मेटल्स और नॉन फेरस मेटल्स दे हैव इंक्लूडेड दिस प्लास्टिक, राइट? जो अपने आप में बहुत बड़ा टॉक्सिन है, कार्सिनोजन है, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. इसके अलावा ग्लास एंड लास्ट इज अदर जो छोटे मोटे कंपाउंड्स होते हैं वो यूज होते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉम्पोजिशन, राइट? आफ्टर दैट आई विल ask you people, खुद सोचो कि why I am discussing about e-waste today. So आज मुझे e-waste डिस्कस करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, राइट? सो यहाँ पे मैं आपको ये मेंशन करना चाहूँगी. अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि चलो e-waste आ गया तो लैंडफिल्स में डिस्पोज ऑफ हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक ज़मीन ही गई ना. बट नहीं, दिस इज़ नॉट एट ऑल, राइट? सो यहाँ पे कंडीशन क्या आती है, जो नॉन फेरस कंपाउंड्स हैं जैसे कि आर्सेनिक है, बेरिलियम है, बेरियम है, एल्यूमिनियम, मर्करी, दीज कंपाउंड्स आर वेरी वेरी टॉक्सिक फॉर अस. सो होगा क्या, व्हेन दीज waste will be disposed on the landfills, they will be corroded. As we know that corrosion will be there. corrosion होएगी, जब बारिश हुई तब क्या होएगा, ये केमिकल्स जो हैं हमारी वाटर स्ट्रीम में चले जाएंगे. जब वाटर स्ट्रीम में ये केमिकल जाएंगे तो वो हम वाटर को, जो ग्राउंड वाटर है, उसको इनटेक करेंगे एंड कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे विल इफेक्ट आवर हेल्थ. सो आई हैव just made one table, 2-3 tables for this. First of all, first pollutant is arsenic. एंड ये मिलता कहाँ से है, ये प्रेजेंट होता है हमारी एलईडीज में, सोलर सिस्टम, सोलर सेल्स में, डायोड्स में, माइक्रोवेव्स. ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग यूज्ड एट होम, राइट? सो अब इससे पॉल्यूशन तो हर तरीके का प्रोड्यूस होता है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन हो, राइट? अगर सॉइल पॉल्यूशन होगा किसी केमिकल की वजह से, बट ऑब्वियस ही बात है सॉइल की इनफर्टिलिटी पे जो है अफेक्ट पड़ेगा, राइट? क्रॉप्स जो हैं वो प्रॉपर वे से जनरेट नहीं हो पाएंगी, राइट? दूसरी बात है कि जो आर्सेनिक है, इट इज एन कार्सिनोजन. कार्सिनोजन मीन्स इट अराइजेस वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर्स लाइक लंग कैंसर, राइट? लाइक your bladder cancer, right? Afterwards, next pollutant is cadmium. So cadmium we can get from batteries, जो हम घर में छोटे छोटे cells use करते हैं, sometimes उसमें cadmium होता है. alloys, circuit boards, right? So circuit boards भी हमारे घर पे सब कहीं पे यूज होता है. इवन आपके जो लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनमें भी सर्किट बोर्ड होते हैं. अब इसका क्या इफेक्ट है, अगेन एनवायरमेंटल इफेक्ट तो है, या पॉल्यूशन तो जनरेट होएगा ही होएगा, बट इसका जो सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट इफेक्ट देखने को मिला, वो देखने को मिला कि ये इटाई डिसीज जो है वो डेवलप करता है. दैट इज अ डिसीज ऑफ स्पाइन एंड जॉइंट्स, राइट?
in this particular disease, a person will suffer from very much severe pain in joints and his spine, right? So next pollutant is lead. लेड, एज यू नो दैट लेड के बारे में आई डोंट थिंक सो कि किसी को पता नहीं होगा. तो लेड जो है हमें अगेन बैटरीज में मिलता है. जो रिचार्जेबल आपकी बैटरीज होती हैं, जो आपकी फ़ोन की बैटरीज हैं, इसमें लेड वगैरह जो है काफ़ी अमाउंट में है, मिलता है. सो इस केस में क्या है कि ये न्यूरोटॉक्सिन है. ये बच्चे की मेंटल ग्रोथ पे इफेक्ट करता है. मोर ओवर ये किडनीज को इफेक्ट करता है. ये इट लीड्स टू द डैमेज टू किडनीज एज वेल एज लंग्स, राइट. आफ्टर दैट नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट इज प्लास्टिक. प्लास्टिक के तो इफेक्ट्स सबको ही पता होते हैं कि प्लास्टिक का क्या इफेक्ट है. अब ये मिलता क्या है, जो केबल्स हैं, एज वी नो दैट अमृतसर में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि कहीं पे तार वगैरह या कुछ ऐसे की कोई चीज़ वेस्ट में होती है तो लोग उसको जला देते हैं. एंड वो क्या होता है, जो एफ्लुएंट्स होते हैं, जो गैसेस होती हैं, वो एनवायरनमेंट में चली जाती हैं, विच लीड्स टू द formation of air pollution as well as they leads to the formation of greenhouse gases which further leads to global warming, right. So इसके अलावा इसका जो दूसरा इफेक्ट है कि ये भी कार्सिनोजन है. इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज ब्रोमिनेटेड फ्लेम्स रिटार्डेंट्स. ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं डायऑक्सिन एंड फ्यूरेंस, जो कि कैंसरस हैं, राइट. सोचो कि एक ई वेस्ट है, जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, ये लैंडफिल्स में पड़े हुए हैं, तो ये कितना इफेक्ट डाल रहे हैं हमारी लाइफ पे. उसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है क्रोमियम की. सो क्रोमियम जो है वो यूज होता है कि हमारे कंप्यूटर्स को क्रोजन से बचाने के लिए. जो हमारी प्लेट्स हैं, मदरबोर्ड है, हमें भी पता है कि वो फेरस मेटल से मिल बने होते हैं. सो उनको क्रोजन से बचाने के लिए हम लोग क्रोमियम यूज करते हैं. सो अगेन एयर पोल्यूशन का मेन कॉज जो है ये कैडमियम है. जब भी हम किसी मदरबोर्ड को जलाते हैं या इंसिनरेशन करते हैं, सो दिस पर्टिकुलर गैस कम्स इनटू द एयर एंड लीड्स टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, एस्थमा, राइट, लंग कैंसर, कुछ इस तरीके की डिसीजेस जो हैं ये कॉज करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है मरकरी की. डू यू नो मरकरी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपके सबके घरों में ट्यूब्स लगी हुई हैं, वो छोटी छोटी सी, राइट. सो उन ट्यूब्स में बेसिकली मरकरी जो है वो काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होता है. दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ने जब ये ट्यूब्स का CFL ट्यूब्स की बात कर रही हूँ, जब गवर्नमेंट ने इनको वेस्ट मैनेजमेंट के अंडर डाला तो उन्होंने स्पेशली ये मेंशन किया कि जब भी ये ट्यूब्स खराब होती हैं यू कैन एक्सचेंज देम, कि आप वो ट्यूब्स के किसको दो, डायरेक्टली गवर्नमेंट को कुछ उनके जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पे सबमिट करवाओ और आप नई ट्यूब्स जो हैं पे करके ले सकते हो. सो इसका रीजन क्या था कि जब ये ट्यूब्स जो CFL ट्यूब होती है इसको ब्रेक करो तो मरकरी जो है वाटर स्ट्रीम्स में आ जाता है, सॉइल में आ जाता है, जो कि फर्दर क्या लीड करेगा, वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा. और आपको ये बता दूं कि वेन एवर मरकरी विल कम इनटू वाटर स्ट्रीम इट विल कन्वर्ट इनटू मिथाइलेटेड मरकरी which will lead to cancer. Afterwards, next is beryllium. So beryllium is a compound that is present in switchboards, circuit boards, etc. So air pollution, water pollution and soil pollution इससे भी create होता है. ये भी टॉक्सिन है, कार्सिनोजन है, ये भी कैंसरस जो है सब्सटेंस है. आफ्टरवर्ड्स एसिड. एसिड बेसिकली यूज कहाँ पे होते हैं, जब हम मदरबोर्ड से, डू यू नो कि जो हमारे टीवी हैं या लैपटॉप्स हैं उनके मदरबोर्ड पे सिल्वर और गोल्ड का जो मेटल है वो पर्टिकुलर सर्किट बोर्ड बना होता है. सो उस केस में जब हम गोल्ड या सिल्वर को सेपरेट आउट करना है तो वी विल मेक यूज ऑफ दीज एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. सो अब क्या होगा, जब आप एसिड बात तो दोगे, अपने कंपाउंड्स को, आप मेटल्स को अलग कर लोगे, पीछे क्या बचेगा, एसिडिक वेस्ट. सो वो एसिडिक वेस्ट कहाँ जाएगा, सॉइल में जाएगा, एनवायरनमेंट में जाएगा. इसके फ्यूम्स जो हैं वो हमारे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा खराब हैं. और जो इसका बेसिकली जो सॉइल में जाता है उससे वाटर स्ट्रीम में एंटर कर जाएगा. तो बेसिकली एसिड हम अगर लेंगे तो हमारी बॉडी एसिडिक होएगी एंड इट विल लीड टू कैंसर, राइट. सो नेक्स्ट इज बेरियम. Barium produces water pollution as well as soil pollution. So some small amount of जो barium है that cause problem in blood streams. So ये basically blood cancer या high blood pressures की अगर मैं बात करूँ उसको problem situation में ले आता है, heart diseases बनती हैं. and सबसे ज़्यादा इसका जो prominent factor है वो है swelling in brain and kidney damage. So these are the prominent factors which will affect the human
हेल्थ, राइट? सो सोचो कि कितना अमाउंट हम ई वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने अमाउंट ऑफ ई वेस्ट को हम प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कितने अमाउंट ऑफ कार्सिनोजेंस आर एंटरिंग इन आवर वाटर स्ट्रीम्स, सॉइल, क्रॉप्स as well as air. इसके बाद next is e-waste disposal methods. There are various methods with which we can dispose of these e-waste, right? So सबसे पहला method जो हमारे पास है that is landfilling. Landfilling simple terms में अगर मैं बात बताऊं कि you just need to dispose of your e-waste on a particular land that has been prominently जिस site को उन्होंने decide किया है, that has prominently decided for this particular ई-वेस्ट. लैंडफिल्स पे जाएगा तो मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए कि इसके नेगेटिविटीज क्या हैं. दूसरा है एसिड बाथ. इसकी भी बात हमने थोड़ी सी कर ही चुके हैं कि जो एसिड बाथ है उसमें क्या करना है कि जो मेटल्स हैं उसको हमने जो नॉन फेरस कंपाउंड्स हैं उससे सेपरेट आउट करना है. सो मेटल्स को सेपरेट आउट करने के लिए वी विल मेक यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड HCl. सो जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसके फ्यूम्स हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यूम्स हो गए, दे विल एंटर द एयर सिस्टम एंड इट विल लीड्स टू द what air pollution as well as soil pollution. अगर ये सॉइल को एसिडिक बना देते हैं, ऑब्वियसली सॉइल पे एसिड गिरेगा तो सॉइल एसिडिक हो जाएगी जो कि उसकी इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी. उसके बाद एसिड जो है वाटर स्ट्रीम्स में एंटर कर जाता है. जब एसिड जो है वाटर स्ट्रीम में एंटर करेगा तो इन दैट वेरी केस व्हाट विल हैपन, अगेन हम उसको कंज्यूम करेंगे एंड वी विल फॉल इल. उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड इसका है दैट इज इंसिनरेशन. So incineration is the process in which we put e-waste in incinerator and combust it at high temperature. इसको हम जो हाई टेम्परेचर्स होते हैं उस पर कंबस्टिबल सब्सटेंस बना के, ठीक है, तो होगा क्या, ई वेस्ट थोड़ा सा रह जाएगा जिसकी वजह से, बट हाँ इसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं. इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं कि ये जो ई वेस्ट है ये हमारा एयर में जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, राइट? कैडमियम, मर्करी जैसे सब्सटेंसेस एयर में जाएंगे विच विल लीड टू एयर पोल्यूशन. सो फोर्थ इज रिसाइकलिंग. सो रिसाइकलिंग इज द बेस्ट मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट. इसमें क्या है कि देर आर वेरियस फाउंडेशंस लाइक रीवा. सो ये फाउंडेशंस क्या करते हैं, आपको बोल देते हैं कि जो आपका एक्स्ट्रा मटेरियल है, ई वेस्ट है, जैसे पुराना फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फोन्स हो गया, ये आप उनको डोनेट करते हो एंड वो रिफर्बिश करके इसको रिपेयर वगैरह करवा के ये लोगों तक जो नीडी पर्सन्स हैं उनको देते हैं सो दैट उनकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड और इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है. और लास्ट पॉइंट इज रीयूज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. सो हम रीयूज कर सकते हैं बाय जैसे फॉर एग्जांपल हमारी फ़ोन की बैटरी ख़राब हो गई, वी यूज टू गो फॉर, हाँ हम नया फ़ोन ले लेते हैं, बट यहाँ पे हम कर सकते हैं कि हम बैटरी जो है एक्सचेंज करवा के उसको रिपेयर करवा के वी कैन मेक यूज ऑफ सेम फोन अगेन. सो सच काइंड ऑफ things can be used in the case of electrical and electronic appliances as well. So I hope today's lecture was very much informative to you. I hope you will do your part for conservation of this e-waste and for the disposal of e-waste. Thank you.